तो देखिए हमारे पास 11th क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पे बोला गया है यदि cos a आपको 4/5 दिया हुआ है तो tan a का मान आपको ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है आपको? tan a का। तो हम यहाँ पे देखते हैं एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले राइट ट्रायंगल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, ठीक है। ये जो सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या होती है आपकी? हाइपोटेन्यूज होती है। हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या होता है? यानी एक तरीके से विकर्ण होती है, कर्ण होती है, ठीक है, कर्ण होती है। और इसके बाद में हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये हमारी h होती है, सॉरी p होती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब होती है। ये क्या होती है जी? लंब होती है। और यहाँ पे हमारा आधार होता है यानी बेस होता है। बेस मींस आधार होता है, ठीक है। तो अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास चैप्टर 8 के अंदर PVP HHD, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते थे? पहली यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसकी वैल्यू होती थी? sin थीटा की। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज किसकी वैल्यू होती थी? cos थीटा की। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसकी वैल्यू होती थी? tan थीटा की। तो हमें यही दो वैल्यू चाहिए, इसलिए हम आगे नहीं देख रहे। cos की चाहिए, cos की दे रखी है आपको, और tan की चाहिए, tan की हम निकालेंगे। तो हमने ये ले लिया। देखो आपको क्या कर रखा है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस आपको कितना दे रखा है जी? 4 दे रखा है। और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है जी? 5 दे रखा है। अब आपको सबसे पहले तो क्या फाइंड करना होगा? यहाँ पे फाइव दे रखा है। सबसे पहले अब आपको फाइंड करना पड़ेगा p। क्या करना पड़ेगा जी? p फाइंड करना पड़ेगा। p कैसे फाइंड करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम होती है आपकी h स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर। हम परपेंडिकुलर को इधर ही रखते हैं और इसको इधर प्लस है तो माइनस कर देते हैं, यानी h स्क्वायर में से माइनस कर दो b का स्क्वायर। और p चाहिए हमें तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। p चाहिए तो क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। अब देखो h हमारे पास कितना है? 5, 5 का स्क्वायर रूट माइनस b कितना है? 4, 4 का स्क्वायर बराबर देखो रूट 5 का स्क्वायर 5 25, 4 का स्क्वायर 16, रूट होके आ गया 9। और 9 किसका रूट होता है? 3 का रूट होता है, यानी 3 की मल्टीप्लाई जब हम 3 से ही करते हैं तो हमारा क्या आता है? 9 आता है। इसलिए 9 हमारा रूट हो गया 3 का। अब देखो हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? 3 आ गया। परपेंडिकुलर हमने क्या ले लिया जी? 3 आ चुका है। हमें क्या निकालना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan a को ये थीटा, ठीक है, कोई भी एंगल। परपेंडिकुलर कितना आया? 3 अपॉन में बेस कितना है हमारे पास में? बेस अभी था हमारे पास में 4, तो 3 अपॉन में 4 आपका इसका आंसर होगा। करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन रहेगा, 3 अपॉन में 4। अब देखो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में? एक मिनट, जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? यदि sin थीटा माइनस cos थीटा है, sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 है। आपको क्या दे रखा है? sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर किसके है? 0 के है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? sin 4 की वैल्यू चाहिए और cos 4 की वैल्यू चाहिए। तो हम देखो क्या करेंगे। सबसे पहले sin थीटा, ये माइनस का cos है, इधर आके किस चीज का कर देते हैं? हम इसको प्लस का cos कर देते हैं, ठीक है। sin थीटा बराबर cos थीटा, sin थीटा बराबर cos थीटा। दोनों साइड में हम cos से डिवाइड करते हैं, इसको cos थीटा से डिवाइड करते हैं। तो cos थीटा से cos थीटा बेटा क्या हो गया? 1, यानी आपके पास आया sin थीटा अपॉन में cos थीटा बराबर 1। और देखो sin थीटा और cos थीटा क्या होता है? sin थीटा cos थीटा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये tan की वैल्यू होती है, यानी tan होता है tan थीटा। अब ये किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। तो देखो थीटा यहाँ पे कितना आएगा? tan की किस थीटा पर या कितने डिग्री एंगल पर 1 वैल्यू होती है? तो वो होती है 45 डिग्री पर। कितने पर जी? 45 डिग्री पर, यानी tan 45 डिग्री बराबर 1। तो ये आपके पास यहाँ पे थीटा कितना आ चुका है? थीटा की वैल्यू आई आपके पास में 45। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 45। अब देखो को sin की 4 थीटा प्लस में cos 4 थीटा, ठीक है। हमें देखो sin की वैल्यू चाहिए कितने पर? थीटा हमारे पास है 45 पर इसकी sin की वैल्यू होती है 1/√2 और उसका क्या करना है? 4 बार प्लस 1 में cos की भी इतनी वैल्यू होती है 1/2 और 4 बार, ठीक है। तो अब देखो कैसे होगा भाई, 2 का स्क्वायर करते हैं पहले। देखो अब मैं इसको सिंपल ऊपर वाले में मिटा देता हूँ, ये यहाँ पे रखते हैं।
1 अपॉन में रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में रूट 2। ऐसे ही प्लस करना है 1 अपॉन में रूट 2 1 अपॉन में रूट 2 1 अपॉन में रूट 2 और 1 अपॉन में रूट 2। ठीक है, अब देखो ये दोनों मिलके पूरा 2 हो जाएगा और ये दोनों मिलके भी पूरा 2 हो जाएगा, तो यानी 2 2 = 4 1 अपॉन में क्या आ गया 4 प्लस यहाँ पे भी ये दोनों मिलके पूरा 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, तो 1 अपॉन में 2 2 = 4 दोनों जुड़ के देखो 4 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो यानी आपके पास कट होके आएगा 1/2 क्या आएगा जी 1/2 क्या आएगा 1/2। तो ये आपका सी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा आपका 1/2 इसका आंसर आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 13th क्वेश्चन क्या है। 13th क्वेश्चन के अंदर 13th क्वेश्चन में बोला गया है एक घड़ी की मिनट की सुई 84 सेंटीमीटर है, ठीक है 84 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या हमने मान ली 84 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में भाई टाइम देखो, टाइम कितना ले रहा है 10 बजे सुबह के 10 से 10 बजे 10:10 हो रहे हैं और फिर हमारी सुई जैसी ये घड़ी थी, ठीक है यहाँ पहले ये 10:10 पे थी 10:10 पे, फिर ये चल के इधर आ गई 10:25 पे, यानी इतना जो इसने ट्रेवल किया ना, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, तो हमें यही डिस्टेंस बताना है कितनी दूरी उसने चली। तो ये होता है देखो लेंथ ऑफ आर्क पढ़ा होगा आपने, लेंथ ऑफ आर्क या फिर बोल सकते हो उसकी चाप की लंबाई, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई और आर। अब देखो आपके पास आर है, ठीक है, लेकिन थीटा नहीं है आपके पास, तो थीटा निकालते हैं पहले। देखो 60 मिनट में कोई भी यहाँ पे सुई रहेगी वो ऐसे कंप्लीट घुमाएगी 60 डिग्री में कंप्लीट घूमेगी, तो कितना बनाएगी 360 डिग्री बनाएगी। हमें कितना चाहिए 1 मिनट का देखते हैं पहले, 360 बटे में 60 और 15 मिनट होंगे ना, देखो 25 में से 10 घटाएंगे कितने बच गए 15 मिनट। 15 मिनट में कितना बनाएगी वो देखते हैं, 360 बटे में 60 और गुणा कर क्या कर देना है आपको 15 से डिवाइड करते हैं, 15 चौको 60 और 4 9 36 और 0, यानी आपका ये जो थीटा आया, थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री आया, कितना आया जी 90 डिग्री। मैं इसको हटा देता हूँ और सॉल्यूशन करते हैं। देखो थीटा यानी 90/360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और r हमारे पास 84, 7 से कट करेंगे 7 1 7 7 2 14, 0 से 0 9 चौको 36 और 4 दिया 12। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई 22 दूनी 44 मल्टीप्लाई बाय 3 4 के 12 की 2 हाथ से 4 के 12 और 13 यानी 132 सेंटीमीटर आपका जो है इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 132 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये आपका जो है सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, 13 का सी ऑप्शन। 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन क्या है जी, 14th क्वेश्चन है त्रिज्या r वाले एक वृत्त के कोण p, देखो कोण आपको दे रखा है, क्या कोण दे रखा है आपको p, ठीक है। त्रिज्या आपको दे रखी है r, त्रिज्या क्या दे रखी है जी r, बड़ा r मान लो छोटा r मान लो, मैंने यहाँ ना आंसर में बड़ा r लिख बड़ा r लिख देता हूँ, ठीक है। अब आपको ऑप्शन काफी सारे गिवन है, ठीक, जैसे यही ऑप्शन गिवन है, इसको देखो मैं सॉल्व करके बताऊंगा। पहले हमें क्या पता है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर होता है, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर होता है। आपका ऑप्शन में क्या गिवन है, देखो थीटा की जगह में लेना p, तो हमारा आंसर क्या बनेगा p बराबर 360 गुणा में पाई और r की जगह बड़ा R का स्क्वायर, ये हमारा बनना चाहिए, बट हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है ऑप्शन के अंदर 720 है नीचे। तो देखो कैसे करना है इसको, p अपॉन में 720 और मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r का स्क्वायर दिया है इन्होंने, दिया है 2 से कट करते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ठीक है, और 2 6 जा 12 और 0। तो आपके पास आंसर तो वही बना p अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई r का स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब आप उसको सॉल्व करोगे ना, मतलब कट करोगे, तब जाके आपका आंसर करेक्ट निकल के आएगा। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा 14th क्वेश्चन में। अब 15th क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। 15th क्वेश्चन क्या है, दो गोलों का आयतन दे रखा है आपको, दो गोलों का आयतन दिया हुआ है 64:27, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r की क्यूब होता है, बराबर ये किसकी है
ये 64 के बराबर, ठीक है। इनको इधर ले आओ। और दूसरा वाला क्या है, देखो अनुपात दोनों का देखना है ऐसे, ठीक है। दूसरे वाले का क्या है, 4/3 पाई आर का क्यूब, पाई से पाई काट दो, इससे ये काट दो, ठीक है। तो यानी r3 बराबर ये 27 बच गया। अब देखो यहाँ से अगर मैं r निकालता हूँ तो रूट क्यूब रूट 64, जो कि क्या होता है 4 होता है, क्या होता है जी 4 होता है। अब देखो इधर ऐसे ही 27 का निकालते हैं तो r रूट क्यूब रूट 27, 27 किसका क्यूब रूट होता है, 3 का क्यूब रूट होता है, किसका क्यूब रूट होता है, 3 का क्यूब रूट होता है। आपके पास r आ गई 4 और सॉरी पहले वाले की पहले बोले कि r आ गई 4, दूसरे वाले बोले कि 3 आ गई। अब देखो हमें क्या निकालना है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4/3 पाई r का स्क्वायर, और ऐसे ही 4/3 पाई r का स्क्वायर, पाई से पाई कट 4 4/3 से 4/3 का, ठीक है। अब आपके पास में सिंपल क्या दे रखा है यहाँ पे आर स्क्वायर, पहला वाला आर कितना था 4, 4 का स्क्वायर कर दो बटे में, दूसरा वाला आर क्या था 3, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 चौको 16, 3 चौके 9, यानी आपका आंसर आया 16:9, 16:9। तो ये आपका 15 का डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे अगला। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किन्हीं हाँ 16, यदि किन्हीं आंकड़ों का माध्यक दे रखा है आपको, माध्यक गिवन है, ठीक है। माध्यक बराबर क्या है, माध्यक बराबर है 11 और बहुलक, बहुलक क्या गिवन है जी, बहुलक गिवन है आपको 17, बहुलक गिवन है 17। तो हमें माध्यक बताना है, क्या बताना है, माध्यक बताना है। एक फॉर्मूला है इसका, जब आप सांख्यिकी वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अंदर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है वो, कि बहुलक बराबर होगा 3 माध्यक और माइनस में 2 माध्यक, माइनस में 2 माध्यक, ठीक है। माध्यक या माध्यिका कुछ भी कर सकते हो आप। तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं, बहुलक, बहुलक कितना है हमारे पास में 17 है, 3 गुणा माध्यक कितना है 11 है, माइनस 2 माध्य में गिवन नहीं है, माध्य का माध्य रखा मैंने, ठीक है। 11 17, 11 33 और माइनस 2 माध्य, ठीक है। ये 33 किस चीज का है, प्लस का है, इधर आ के क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। 17 में से 33 घटाओगे, 33 माइनस करोगे बराबर -2 माध्य। देखो जब 33 में से हम 17 घटाते हैं, 33 में से जब 17 घटाते हैं, माइनस का बचेगा आपका, माइनस का बचेगा आपका 16, माइनस का बचेगा 16 और बराबर -2 माध्य। ये 2 इधर किस चीज में है, मल्टीप्लाई में, 2 इस चीज में है मल्टीप्लाई में, इधर लाके इसको कर दो डिवाइड, तो -16 अपॉन -2, माइनस से माइनस कर, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो आपका माध्य क्या आया जी, इसके अंदर माध्य आया आपका 8, क्या आया 8। और इस तरीके से आप इसका भी आंसर निकाल सकते हो और इसका बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला वाला 17, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 17 कि माध्य वर्ग और बहुलक वर्ग। बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है सबसे ज्यादा, बहुलक क्या होता है सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा इसमें क्या है भाई 20 है, 20 की, ठीक है। 20 एफ मतलब फ्रीक्वेंसी बारंबारता देखिए हमने 20 ज्यादा है, तो 20 का जो लोअर लिमिट होती है यानी निचली क्या पूछेगा, निचली सीमा होती है, ठीक है। निचली सीमा, निचली सीमा क्या हो जाएगी, निचली सीमा हो गई जी आपके पास में 15। निचली सीमा होती है ये देखो ये वाली, फिर अगर 12 की पूछेगा तो ये, 15 की पूछेगा तो ये, तो यानी हमारे पास में 15 जो हमारी है निचली सीमा होगी, किसके लिए, बहुलक के लिए। अब हमें माध्य के लिए और निकालना है, माध्य के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, सीएफ निकालना पड़ता है। सीएफ के लिए जब आप निकालते हो तो देखो एफ के जो आपके पास एफ आता है, एफ होता है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी और एफ से एक जस्ट पीछे वाला, एफ से एक जस्ट पीछे वाला। देखो जैसे मैं टेबल बनाता हूँ यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 है, फिर कितनी है 15 है, फिर 12 है, फिर 20 है और फिर 9 है। तो देखो 10 का तो 10 ही आता है सीएफ वाले में, यहाँ पे हमारा एफ है, 10 का 10 ही आता है। अब इसको जोड़ोगे तो 25 आएगा, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 37 आएगा, इसको जोड़ोगे तो 47 आएगा और इसको जोड़ोगे तो 54 आएगा। इस तरीके से मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ा हमने
ये हमारी f है, सबसे ज्यादा f इधर है और f के जस्ट सामने वाला हमारा मतलब सामने से इधर, जब हम थोड़ा सा टेढ़ा करके यानी f0 जो हमारा f0 होता है ना, f0 के सामने जब हम देखते हैं तो ये हमारा CF निकलता है। CF के सामने क्या है 12 की लोअर लिमिट क्या है 10 है, 12 की लोअर लिमिट क्या है 10 है। तो 15 में हम क्या जोड़ दें 10 जोड़ दें तो दोनों का क्या आंसर आता है 25 आंसर आता है। और इसलिए आपका जो इसका है डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 17 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसके अंदर ऑप्शन आपको दिया गया है 1/0.1। अभी ये प्रायिकता क्यों नहीं हो सकती तो वो देखते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी ऑप्शन के अंदर नेगेटिव आ जाता है सबसे पहले तो वो उसकी प्रायिकता नहीं हो सकती, ठीक, क्योंकि किसी भी चीज की प्रायिकता कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। बट इसके अंदर तो नेगेटिव भी नहीं है, फिर तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1/0.1 है, 0.1 है। इस पॉइंट को हटाने के लिए इधर हम क्या लगा सकते हैं 10 लगा सकते हैं, तो 10 और इधर से पॉइंट हट के क्या हो जाएगा ये 1। तो किसी के नीचे 1 होता है उसकी वैल्यू क्या आएगी, ऊपर वाली वैल्यू आएगी 10 आएगी। तो हमें पता है किसी की भी प्रायिकता 1 होती है। कितनी होती है प्रायिकता 1 होती है, लेकिन इसमें जो प्रायिकता हमारी कितनी आ रही है 10 आ रही है। तो ये आपका जो ऑप्शन है ये गलत है, इसीलिए ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें, क्योंकि हमें ये बतानी थी कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ये वाली जो है प्रायिकता हमारी नहीं हो सकती। तो 19th क्वेश्चन और 20th क्वेश्चन क्या है, अभिकथन और सत्य। अभिकथन और सत्य में क्या होता है कि आपको अभिकथन कुछ भी दिया जाएगा और वो हमें पहले बताना होता है ये सत्य है या नहीं है, और उसके बाद में उसके लिए एक तर्क दिया जाएगा या रीजन दिया जाएगा कि ये क्यों सत्य है और क्यों गलत है। तो हमें ये बताना होता है कि क्या वो सही है या नहीं है, और सही है तो क्या वो अभिकथन का सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखो पहले हम करते हैं 19th क्वेश्चन। अभिकथन क्या दे रखा है कि 2 परिमेय संख्या का एक उदाहरण। तो देखो आपने पढ़ा होगा एक √2 जो कि एक अपरिमेय संख्या होता है, बट इसमें क्या दे रखा है आपको 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तब भी आंसर क्या आएगा 2 आएगा। और p/q को हम अगर किसी भी संख्या को जब हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो होता है हमारा परिमेय संख्या। कैसी संख्या होती है परिमेय संख्या, इसलिए ये हमारी एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या का उदाहरण है। अब दूसरा देखते हैं, देखो अभिकथन तो सत्य हो गया, तर्क देखते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का मतलब है कोई भी होल नंबर, होल नंबर का मतलब क्या होता है कोई पूरा नंबर ले लिया आपने 5, उनके वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है। देखो 5 नहीं लेते हम, कुछ ऐसा संख्या लेते हैं, 4 ले लिया मैंने, 4 ले लिया, 4 का हमें वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल यानी रूट करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आता है 2। और 2 हमारी कैसी संख्या है परिमेय संख्या है। तो ये जो तर्क है आपका, ठीक है, तर्क गलत है, इसलिए आपका जो आंसर आएगा अभिकथन तो सत्य है परंतु तर्क गलत है, या फिर रीजन आपका जो है इसका गलत रहेगा, और ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट होगा। अब देखो 20th वाले में देखते हैं। ए कोई x एक्सिस जैसे होता है, x एक्सिस है ये y एक्सिस है, ठीक है। इस पे कोई बिंदु लिए इन्होंने 0 और 4, यानी y पर कोई 4 पे, यहाँ पे 0 और 4, 0 यहाँ होता है, ये एक बिंदु लिया इन्होंने y अक्ष पर, ठीक है, y अक्ष पर। अब देखो क्या बोला गया है कि y अक्ष पर किसी भी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। तो हमें पता है चाहे आप x की बात करो चाहे आप y की बात करो, y पे x की वैल्यू 0 होती है और x पे y की वैल्यू 0 होती है। तो y एक्सिस की बोला गया है, y एक्सिस पर ऑलवेज हमेशा आपकी जो x अक्ष की वैल्यू रहेगी वो 0 रहती है, और इसीलिए हमारे इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आएगा कि जो अभिकथन है वो सत्य है, और अभिकथन होने की अभिकथन जो है वो सत्य है, और तर्क जो है आपका अभिकथन का सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन आएगा वो आएगा ए ऑप्शन करेक्ट आएगा। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम करेंगे सेक्शन नंबर बी,